अगर पुलिस चाहे तो अपराधी को पाताल से भी ढूंढ सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल सजनी मर्डर केस है। दोस्तों हुआ ऐसे कि 26 साल की एक महिला की हत्या 14 फरवरी 2003 को अहमदाबाद में हो जाती है। कथित तौर पर पुलिस इस हत्या और लूटपाट को सुलझाने ही वाली थी कि अगले ही दिन उस लेडीज का पति भी गायब हो जाता है। पुलिस अब इस केस को और लापता पति को ढूंढने के लिए दिन रात एक मामले की गंभीरता को देखते हुए उधर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर्सनली इस केस में इंटरेस्ट ले। मोदी जी इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस को सख्ती से आदेश देते हैं। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस भी 6 साल में 1 लाख लोगों की कॉल डिटेल खंगालती है। हजारों लोगों से पूछताछ की जाती है और पुलिस की कई टीम एक अनजान शख्स को ढूंढने के लिए पीछे लगा दी जाती है। फिर जो 15 साल के बाद में खुलासा होता है उसको जानने के लिए हर एक कोई स्तब्ध रह जाता है, दंग रह जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस केस में पुलिस का इतना लाजवाब काम था कि अपराधी ही पुलिस से ये पूछने के लिए मजबूर हो गया कि आप बस मेरे को इतना बता दीजिए कि आप लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे। और पूरे केस की सच्चाई जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। और चलिए जानते हैं कि सजनी मर्डर केस की पूरी सच्चाई क्या है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2003 को अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्णन। ओके कृष्णन की सुबह सुबह उठते ही फोन पे उसके दोस्त की तरफ से कॉल आता है, घंटी बजती। ओके कृष्णन अब फोन उठाते हैं और दूसरी तरफ से उनके दामाद जीना राय की आवाज आती, जो रोते हुए अपने ससुर जी को बता रहा था कि उनके घर में बहुत बड़ी लूटपाट हो गई है और लूटते हुए लुटेरों ने उनकी पत्नी सजनी की भी हत्या कर दी है। इधर बेटी की मौत की खबर सुनते ही ओके कृष्ण अपने कुछ रिश्तेदारों और अपनी वाइफ को लेकर के अपनी बेटी या दामाद के घर पे जाते हैं। जब वो अपनी बेटी के घर पे पहुंचते हैं कि देखते हैं कि पूरे ग्राउंड में पूरे फर्श पे सामान फैला हुआ है और सामने उसकी बेटी की लाश पड़ी हुई है और जिसमें गले में एक टुकड़ा। ऐसा देख करके सजनी के मदर फादर का हौसला उधर ही टूट जाता है और बुरी तरह से वो भी उधर ही फंस के उसके पास बैठ जाते हैं। इसी दौरान कुछ ही समय में पुलिस को भी इस घटना के बारे में पता चल जाता है और वो दौड़ते हुए क्राइम सीन पर आते हैं। क्राइम सीन का वो देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये कोई लूट और मर्डर की घटना है। लेकिन इस बीच में फौजी बार बार तरुण को देख करके भौंक रहा था, लेकिन इसी बीच तरुण दहाड़े मार मार करके रो रहा था। पुलिस ने उससे पूछताछ करने की कोशिश की लेकिन उसको दहाड़े मार मार के रोता हुआ देख करके वो उससे पूछताछ नहीं कर पाए और आगे की कार्रवाई शुरू कर। इसी बीच पुलिस ने एक बात को नोटिस किया, तरुण जरूर दहाड़े मार करके रो रहा था लेकिन उसी बीच जो खोजी कुत्ता होता है वो तरुण पर ही भौंके जा रहा है। ये देख करके वहां पर मौजूद लोगों में दिल में एक आशंका पैदा कर दी कि जिसको कुत्ते की हरकतें देख करके तरुण पे ही शक जताने लगे। लेकिन इसी बीच तरुण की ऐसी हालत देख करके लोगों का भी मन पलट जाता है। हैरानी की बात तो ये है जिस तरुण को सजनी को आखिरी बार देखने के लिए हॉस्पिटल में लाया जाता है तो खोजी कुत्ता उधर भी उसको बुरी तरह से भौंकने लगा। लेकिन इस बार भी वैसे ही हुआ, उसको नजरअंदाज कर दिया गया। पत्नी की हत्या के बाद तरुण की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है और पुलिस उसको भी उधर ही एडमिट करवा देती है। लेकिन ये क्या, अगले ही दिन 15 फरवरी 2003 को तरुण लापता हो जाता है। पुलिस भी हर मुमकिन कोशिश करती है तरुण को ढूंढने का लेकिन वो कहीं भी उसका अता पता नहीं मिलता। अब लोगों को खोजी कुत्ते के भौंकने का मतलब समझ में आने लगता है। लोग समझ जाते हैं कि सजनी की हत्या में तरुण का ही कोई हाथ था। अब पुलिस कई टीमें तरुण की ढूंढने में लगा दी जाती हैं लेकिन कोई भी तरुण का पता नहीं लगा पाया। इसके बाद सजनी के माता पिता ही तरुण पर अपनी बेटी की हत्या का मामला दर्ज करवा देते हैं। 2004 में तरुण के कुछ रिश्तेदारों का लाइव टेस्ट भी करवाया जाता है लेकिन उसमें भी पुलिस को कोई ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती। सजनी की हत्या 2003 में हुई थी, अब साल आते आते 2006 हो गया। ये देखकर सजनी के माता पिता बुरी तरह से टूट जाते हैं और वो एक बार फिर आकर के उधर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से आकर के मिलते हैं और नरेंद्र मोदी इस केस में दोबारा खुलवाते हैं। उस समय अब की बार ज्वाइंट कमिश्नर ए के शर्मा को ये केस सौंप दिया जाता है और वो एक अफसरों की मीटिंग
बुला करके इस केस की दोबारा से शुरू से जांच करवा, लेकिन ऐसा ही चलता रहता है। जांच अधिकारी बदलते रहते हैं, साल दर साल बदलते रहते हैं, साल पे साल बदलती रहते हैं, लेकिन कोई न तो सजनी को न सजनी के पति का, तरुण का कहीं कोई सुराग लगता है। ऐसे करते करते कई साल और बीत जाते हैं। अब साल आता है 2012 और इस मामले की जांच अधिकारी बनते हैं डीसीपी दीपक बद्रान। वो इस केस को रीओपन करते शुरू से जांच कमेटी बैठाते हैं और शुरू से ही सभी जगहों को, सभी रिश्तेदारों से, तरुण के और सजनी के रिश्तेदारों से पूछताछ की जाती है। यहाँ तक कि पुलिस तरुण के जो यार दोस्त थे, रिश्तेदार थे, सब के ऊपर पैनी नजर बनाए रखती है और जहाँ पर उसका भाई और उनकी माँ, तरुण की माँ जहाँ पर रहती थी, उधर पुलिस सिविल ड्रेस में अपने कुछ सिपाहियों को सिविल ड्रेस में उनके पास में गेस्ट के रूप में रहने के लिए भेज दिए जाते हैं ताकि कुछ न कुछ सुराग लगे और तरुण का पता चले और तरुण मिलते ही लगभग पूरा केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन तरुण की मां से पुलिस वालों को कोई भी जानकारी नहीं इकट्ठा हो पाती है, लेकिन उनके पड़ोसियों से उनको पता चलता है कि इनके 2 बेटे थे, एक बेटा तो इधर रहता है, एक बेंगलोर में रहता है। ये जानकारी पुलिस वालों को थोड़ा हौसला बढ़ाती है और वो आगे इसकी रिपोर्ट, इतना पता लगने के बाद पुलिस और भी अनम्मा के, तरुण की माँ के मोबाइल की लोकेशन और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करने लग जाते हैं फ़ोन की, लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन उनको एक बात पता चलती है कि अनम्मा के तरुण की माताजी जो कि बीच बीच में केरल जाती रहती है और केरल से बेंगलोर जाती रहती है। बस फिर क्या था, पुलिस ने एक स्टिक टीम सिविल ड्रेस में अपनी तैयार की और बेंगलोर में भेज दिया, जहाँ पर कुछ दिनों की जानकारी जुटाने के बाद में पता चलता है कि एक व्यक्ति बताता है कि इस बिल्डिंग में उन्होंने इस जैसी, तरुण की फोटो को देख करके बोलता है कि इस जैसे एक बंदे को इधर देखा है। बस पुलिस सिविल ड्रेस में उधर उसकी निगरानी करती रहती है। जैसे ही उनको तरुण का ऑफिस का और तरुण की लोकेशन मिलती है तो एक सिविल ड्रेस में पुलिस वाला उधर उनके पास जाता है और जा करके तरुण को जाकर के बोलते हैं, हाय तरुण। तरुण ये शब्द सुन करके बहुत चौंक जाता है और डर जाता है, सहम जाता है कि 15 साल में आज तक उसको कोई पकड़ नहीं पाया, इस नाम से उसको इधर कोई नहीं जानता, फिर ये क्या हुआ। लेकिन वो समझ चुका था कि अब तो टाइम बीत चुका है और पुलिस वाला भी बोलता है कि अब भागने से और छिपने से कोई मतलब नहीं, आओ मेरे साथ चलो। ये बातें सुनकर तरुण भी उनके साथ हो लेता है, लेकिन तरुण बार बार ये उनसे पूछता रहता है कि आप मेरे को ये बताइए कि आप लोगों ने मेरे को ढूंढा तो ढूंढा कैसे। बस दोस्तों, आप लोगों को बता दे जानकारी के लिए कि तरुण अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता था, वो किसी एक और दूसरी औरत से प्यार करता था। बस घर वालों जबरदस्ती कहो या कुछ भी कहो, घर वालों की मर्जी से उन्होंने शादी रचाई और फिर क्या था, कुछ दिनों के बाद में तरुण उब गया था इस शादी से और अपनी गर्लफ्रेंड से बार बार मिलता रहता था। बस उसने इसी चक्कर में आकर के अपनी वाइफ की हत्या की और डकैती का और चोरी का, लूटा खसोट का मामला दिखाने की कोशिश की। लेकिन वो समझ गया था कि इधर रहूंगा तो फंस जाऊंगा, उधर से भाग गया और भाग करके सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया। गर्लफ्रेंड को जब यह पता लगा कि ये अपनी पत्नी की हत्या करके आया है तो उसने भी उससे पीछा छुड़ा लिया और बोल दिया कि मैं किसी हत्यारे के साथ में नहीं रहूंगी। फिर वो उधर से बेंगलोर चला गया। दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो से क्या शिक्षा मिलती है? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।